नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। असम विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां भाजपा अपनी संगठनात्मक मजबूती का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे वापसी की कोशिशों में जुटी है। लेकिन दोनों ही दलों के भीतर असंतोष, गुटबाजी और टिकट को लेकर नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। असम में भाजपा 126 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 37 सीट पर सहयोगी दल बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और यूपीपीएल लड़ेंगे। भाजपा ने मौजूदा 19 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इनमें राज्य मंत्री नंदिता गारलोसा शामिल हैं। टिकट कटने पर गारलोसा कांग्रेस में चली गई हैं और अब हाफलॉन्ग सीट से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के भी कई नेता भाजपा में आ गए हैं। इनमें प्रद्युत बोरदोलोई, भूपेन बोरा, नवज्योति तालुकदार शामिल हैं। ऐसे में असम चुनाव का मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि पार्टी बनाम पार्टी के अंदर की राजनीति के बीच भी है। जिस दल ने अपने अंदरूनी असंतोष को बेहतर तरीके से संभाला, वही चुनावी मैदान में बढ़त बना सकता है। असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होना है। नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन चुनावी मुद्दों से इतर इस बार चुनाव परिसीमन और दल बदल का सिलसिला चुनावी समीकरण बदल सकता है। बहरहाल अब दल बदल, गठबंधन में दरार, टिकट बंटवारे पर नाराजगी और नए चेहरों की एंट्री, इन सब ने चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। असम चुनाव की सरगर्मी और सियासत पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। असम विधानसभा चुनावों के लिए जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के लिए सियासी समीकरण दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। इस बार असम का चुनाव न केवल सत्ता की जंग है, बल्कि राज्य में हुए हालिया परिसीमन के बाद बदले हुए राजनीतिक भूगोल की पहली बड़ी परीक्षा भी है। यहाँ चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद सियासी पारा हाई है। एक और दलों के बीच जबरदस्त टशन देखने को मिल रही है, तो वहीं टिकट की दावेदारी को लेकर नेताओं की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। खासतौर पर नामांकन से पहले नेताओं के दल बदल ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। चुनाव से ठीक पहले राज्य की राजनीति में दल बदल, गठबंधन में दरार, टिकट बंटवारे पर नाराजगी और नए चेहरों की एंट्री ने चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। असम में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले घुसपैठ, डेमोग्राफी और असमिया पहचान बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं, जिन पर भाजपा आक्रामक है, जबकि कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर से उम्मीद लगा रही है। लेकिन राज्य में बड़े पैमाने पर दल बदल से राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। प्रमुख राजनीतिक उलटफेर की बात करें तो दल बदल में मंत्रियों से लेकर दिग्गज नेता इस कतार में हैं। सबसे बड़ा राजनीतिक झटका सत्ताधारी बीजेपी को लगा है, जहां हेमंत सरकार की मंत्री नंदिता गारलोसा ने टिकट कटने से नाराज होकर बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब उसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बन गई हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जयंत कुमार दास ने भी दिसपुर सीट से टिकट न मिलने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उधर असम में कांग्रेस में भी कलह और आवाजाही नहीं थम रही है। टूट का सिलसिला कांग्रेस में भी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और सांसद प्रद्युत बोरदोलाई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिन्हें भाजपा ने दिसपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। उधर चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कर दिए, जिससे कई सीटों पर समीकरण बिगड़ गए, जिस पर दोनों ही नेताओं के अपने अपने तर्क और बयान हैं। प्रद्युत बोरदोलाई जी एक सिटिंग कांग्रेस एमपी है। मेरा लगता है कि और 2 साल जो कांग्रेस में लीडर्स है, जैसे देबब्रत सैकिया, रिपुन बोरा, समय का साथ साथ ये लोग भी बीजेपी में आ जाएगा। इसलिए कांग्रेस में अभी कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं रह सकता है। Because I think I was feeling suffocated. मैं जैसे काम करना चाहता था, मुझे हमेशा डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा था, मुझे हमेशा ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, एक कारण नहीं है। तो मेरा ऊपर जो इल्जाम लगा कि मैं फॉल्स, फैब्रिकेटेड, बकवास कुछ एविडेंस दे रहा हूँ, ये मुझे हर्ट किया, क्योंकि आई हैव ग्रोन विद द कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो पुराने कांग्रेस के लोग हैं, जो आज असम के भाजपा भवन में उनका शासन चल रहा है, अब भाजपा रहा नहीं। असम के भाजपा भवन में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से गए हुए हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में वे लोग हैं। पुराने जो कट्टर जो बीजेपी लोग हैं वो अब नहीं है। 65% मुस्लिम आबादी वाली सीट से जीत करके एमपी बने हो, और आपने बीजेपी के खिलाफ वोट हासिल कर करके जीत हासिल की, और इस तरह से आप पार्टी छोड़कर अगर जाते हैं
तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को समझना चाहिए। देखिए, अगर लोगों ने समझ लिया, जनता ने समझ लिया कि आप किस आइडियोलॉजी के साथ आए, तो ये जो आइडियोलॉजी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, ये बहुत खराब चीज है। तो कांग्रेस समाप्ति के कगार पर है, इसीलिए आज प्रद्युत बारदोलई ने इस्तीफा दिया है। कल गौरव गोगोई भी इस्तीफा दे दे तो बहुत बड़ी बात थोड़ी। अब कांग्रेस और भाजपा में अंदर खाने कलह और भगदड़ की बात करें तो इसमें कई बड़े नेता शामिल हैं, तो वहीं कई कार्यकर्ता भी, जिन्होंने न केवल अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है बल्कि वे विरोधी दल में शामिल हो गए। दोनों तरफ से हो रहा दल बदल डालते हैं एक नजर। नंदिता गोरलोसा कैबिनेट मंत्री, नामांकन की अंतिम तिथि से ठीक पहले पार्टी से इस्तीफा, कांग्रेस से हाफलोंग सीट से चुनाव लड़ेंगी। जयंत दास वरिष्ठ नेता, दिसपुर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट न मिलने के बाद वरिष्ठ नेता जयंत दास ने भाजपा छोड़ दी। निहार रंजन दास विधायक, टिकट काटे जाने से नाराज होकर मौजूदा विधायक निहार रंजन दास ने भी इस्तीफा दिया। अमीय कुमार भुइयां विधायक, बेपुरिया के मौजूदा विधायक ने भी टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ने की घोषणा की है। दिमा हसाओ में सामूहिक इस्तीफा, नंदिता के इस्तीफे के बाद दिमा हसाओ जिले के लगभग 30 स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी पार्टी छोड़ी। प्रद्युत बोरदोलाई का इस्तीफा, नागांव से लोकसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रद्युत बोरदोलाई ने इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह पार्टी के भीतर अपमान और उपेक्षा बताई थी। बोरदोलाई अब आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य प्रमुख नेताओं का जाना, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नवज्योति तालुकदार ने भी चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दिया। भूपेन बोरा का घटनाक्रम, भूपेन कुमार बोरा ने भी फरवरी 2026 में इस्तीफा सौंपा था। हालांकि बाद में पार्टी नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने अपना फैसला टाल दिया था। 22 फरवरी को भूपेन बोरा ने कांग्रेस छोड़ दी थी। 5 मार्च को कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में पहुंच गए। राणा गोस्वामी, असम कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी ने भी कांग्रेस छोड़ दी। अंकिता दास और परबा दास कलिता, यूथ कांग्रेस की नेता अंकिता दास और परबा दास कलिता ने भी कांग्रेस को अलविदा बोल दिया। अब चुनाव से ठीक पहले राज्य की राजनीति में नेताओं के असंतोष और नाराजगी को लेकर भले ही हलचल तेज हो, लेकिन भाजपा कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। पूरा एक तरफा इलेक्शन है, ऑपोजिशन नहीं की बराबर है और बीजेपी हिस्टोरिकल विन होने जा रहा है। बीजेपी फिर से सरकार बनाएंगे, ये स्पष्ट हो गया है, क्योंकि आपने देखी है कि हमारे नामांकन पत्र भरने के लिए हमारे उम्मीदवार जब यहाँ आई है तो हजारों लोगों ने बड़े उत्साहित होकर इस कार्यक्रम में भाग ली है। उनको हमें पता है कि चुनाव आयोग भाजपा के हित में ही काम करती है, लेकिन क्योंकि हमारा संगठन ताकतवर है, तैयार है और हमारे एक नए कैंडिडेट्स को लेकर एक नई कांग्रेस लोगों को दिख रही है, तो लोगों का बहुत समर्थन हमारे साथ है। बोलने का कुछ नहीं है, ये सारा बंगाईगांव वासी हम लोगों को आशीर्वाद दे रहा है। हम लोगों को मालूम है कुछ दिन में ये गवर्नमेंट गिर जाएगा, गवर्नमेंट तो है ही नहीं अभी। और हमने हर कास्ट, कम्युनिटी, भाषा के लोगों को टिकट दिया है, क्योंकि ममता दीदी चाहती थी कि असम में एक मैसेज जाए कि हम हर जाति, हर धर्म और हर भाषा के लोगों के साथ हैं। असम बीजेपी ने 19 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को प्राथमिकता दी, जिससे बीजेपी में नाराजगी देखी जा रही है। तो वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक और चुनौती ये आई है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भी चुनाव आयोग द्वारा खारिज कर दिए गए। बहरहाल अब टिकट न मिलने पर बगावत का डर भी सभी दलों को सता रहा है। पिछले चुनाव में बागी उम्मीदवारों ने कई सीटों पर खेल बिगाड़ा था, इस बार भी वही स्थिति दोहराने की आशंका जताई जा रही है। कुल मिलाकर असम में सियासी टशन अपने चरम पर है और इसी के बीच प्रत्याशियों की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। अब आगे भी टिकट को लेकर कुछ चेहरों पर खुशी होगी तो कई नेताओं के तेवर भी देखने को मिल सकते हैं, जो चुनावी तस्वीर को पूरी तरह बदल सकते हैं। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो असम की टशन है और प्रत्याशियों में टेंशन है, ये इस बात से समझना हो जाएगा आसान। देखिए, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि यहाँ इस बार गठबंधन का जो सिनेरियो है बहुत अलग तरीके से है। दूसरी चीज AIUDF का
क्या रवैया रहेगा? पिछले इलेक्शंस में देखें तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत अच्छी थी, इस बार कितना प्रभाव रहेगा, दूसरी बात। तीसरी चीज, जिस तरीके से नामांकन रद्द हो रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, दल बदल दोनों ही पार्टियों के दिग्गज का चल रहा है। कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा है तो उसे टिकट मिल रहा है, कोई बीजेपी से कांग्रेस में आ रहा है। कोई बहुत वक्त नहीं है इस इलेक्शन में, बहुत नजदीक ये पहुंच चुका है, और ऐसे में इस तरीके से किसी का आना जाना और टिकट मिल जाना, ये इस बार लगता है मुद्दों से ज्यादा दल बदल की राजनीति जो है वो बहुत अलग तरीके से दिख रही है। कितना प्रभाव पड़ेगा इन सब का इस इलेक्शन पर, विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मार्गरीटा विधानसभा असम से राहुल चेत्री हमारे साथ जुड़े हैं, उम्मीदवार हैं रायजोर दल से। आपका भी बहुत स्वागत है राहुल जी। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। असम से वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय शर्मा, हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश शर्मा अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे, उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विजय जी आपसे, मुझे सुन पा रहे हैं जी? चर्चा की शुरुआत सर आपसे इसलिए क्योंकि असम की बात हो रही है और असम से जुड़े जितने भी आसपास के इलेक्शंस हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम जब पिछली बार असम के चुनावों में थे तब हमने गठबंधन से लेके हर दल के बाद में समीक्षा की थी, बातचीत की थी। आज चर्चा इस बात की हो रही है कि किसी का नामांकन रद्द हो जा रहा है एंड मोमेंट पे, कांग्रेस के लीडर्स, बड़े लीडर्स बीजेपी में चले जा रहे हैं, बीजेपी के कांग्रेस में आ जा रहे हैं। तो ये दल बदल जो एकदम से हो रहा है इलेक्शन नजदीक आते आते, जब नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये क्या दिखाता है? और ऐसे में यदि चीजें चलती रहीं तो कौन किसके साथ जाएगा, कैसे काम बन पाएगा? असम का चुनाव हर बार की तरह देख पा रहे हैं या इस बार थोड़ा सा अलग है? देखिए, मेरी बात रखने से पहले मैं राकेश जी एक बात बताना चाहूंगा। आपने जो थोड़े से पहले जो पैकेज जो दिखाया, ये सटीक पैकेज आप लोगों ने दिखाया। जो आप लोगों को जो न्यूज आप लोगों ने दिखाया, पैकेज बना के, वो सही दिखाया। देखिए, अब चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचा है और चुनाव प्रचार अभी कहीं कहीं अंचलों में शुरू भी हो चुका है, लेकिन स्टार कैंडिडेट अभी असम में नहीं आया है। अगर थोड़ी सी पीछे आऊं तो जो इसमें दिखाया गया जो दल बदल की राजनीति, किसी दल के, कांग्रेस दल के किसी व्यक्ति को अगर उसको टिकट नहीं मिली तो बीजेपी में चला गया, अगर बीजेपी से अगर टिकट उनको नहीं मिला तो वो कांग्रेस में चला गया। तो ये दल बदल की राजनीति जो हो रही है, एक काफी चौंकाने वाली राजनीति कहेंगे। देखिए, और ये चौंकाने वाली राजनीति इसलिए कहेंगे, और दोनों खेमे में, कांग्रेस या बीजेपी, दोनों के खेमे में बात कहूं तो दोनों के बल्ली सी मची हुई है। ये बात मैं स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं। दूसरी तरफ मैं कहूं, बात जो कहना चाहूंगा, अगर आप मुझे सुन पा रही है या फिर देख पा रही है, तो मैं प्रक्रिया है और दोनों दलों में एक तरह से चिंतन बैठक चल रहा है। क्योंकि अगर बीजेपी की अगर बात करूं तो बीजेपी के जो मैं कहूं जो मंत्री सिटिंग जो मंत्री थी, वो उन्होंने कांग्रेस में योगदान दिया है, कांग्रेस के दामन थामा और उन्हें टिकट भी प्रदान किया गया है। तो ये राजनीति अभी असम में चल रही है। देखिए, इस बार की, जैसे आपने सवाल पूछा कि इस बार असम में क्या होने वाला है, तो इस बार मैं बता दूं, असम में एक तरह से नया चुनाव एक तरह से देखना जाएगा। क्योंकि बीजेपी के लिए कहूं तो बीजेपी के लिए ये काफी आसान नहीं होगा। देखिए राकेश जी, मैं बता दूं, और इस बार एक तरह से चैलेंजिंग के तौर पे जितने भी गठबंधन की पार्टियां हैं, मैं कहूं तो कांग्रेस का है, कांग्रेस ने अभी राजद दल के साथ जो हाथ मिलाया, कई असम जातीय परिषद है, जो कई रीजनल जो दल जो है उनके साथ राकेश मैदान में, चुनावी मैदान में उतरा। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं आगे जाके बढ़ने वाला है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएगा, वैसे वैसे जो चुनावी जो टेंशन है वो बढ़ने की आसार देखी जा रही है असम में। इससे पहले देखिए, मैं कहूं, अगर असम के मुख्यमंत्री की बात करूं तो 2021 सन में असम के मुख्यमंत्री ने ये पदभार संभाला था असम के मुख्यमंत्री के तौर पे 21 में। तब से ही मतलब विश्व शर्मा ने, जैसे कहा मैंने, जो बांग्लादेशी और घुसपैठियों के खिलाफ उन्होंने जमकर बोला है, और उनके ऊपर जिस तरह से एविक्शन जो जमीन दखल की गई है उसके ऊपर में एक्शन, बुलडोजर एक्शन देखने रहा और लगातार जारी है।
तो एक तरफ से अगर पीछे की अगर राजनीति कहूं तो कांग्रेस सीधे तौर से बीजेपी के ने आरोप लगाया है, असम के मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पे बांग्लादेशियों के घुसपैठियों की संख्या बढ़ाने में सिर्फ काम किया है और हम इस सत्ता पे आकर घुसपैठियों को असम से खदेड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये अहम मुद्दा अब असम में रहा है। और जिस तरह से मैं कहता हूँ 19 जैसे टिकट सिटिंग जो एमएलएस का टिकट कोटा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में अंदरूनी जो लड़ाई है, अंदरूनी कलह जो है, अब वो खुल के सामने नहीं आ पड़ी, लेकिन अंदरूनी कलह जो है वो साफ दिख रही है। और जिस तरह से कांग्रेस दल से निकल के जो जैसे भूपेन बोरा निकले हैं, उनको भी बिपुड़िया से वो उन्हें टिकट प्रदान किया गया है। प्रद्युत बोरदोलोई जो सांसद थे नौगांव के, वो उनको टिकट प्रदान किया गया है दिसपुर गुवाहाटी दिसपुर से। तो एक तरह से जो पुराने कार्यकर्ता है भाजपा के, जो कहीं ना कहीं अंदर जो मन में जो है उनके कलह तो एक बैठी हुई है, तो वो सामने किसी भी वक्त आ सकती है। जी ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। हमारे साथ राहुल जी भी जुड़े हैं। राहुल जी मुझे सुन पा रहे हैं? राहुल जी अनम्यूट करिए यदि मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। नहीं, शायद मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, वीडियो पे तो अवेलेबल है। खैर ठीक है। प्रदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए। राखी जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ प्रदीप जी, असम के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है? हालांकि दो ही दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। कुछ जो दल हैं जो क्षेत्रीय दल प्रभावी माने जाते हैं, लेकिन पिछले बार से इस बार देखें तो अभी कुछ स्थितियां साफ नहीं हैं। क्योंकि मैं पहले भी असम की एक चर्चा में थी, आप नहीं थे उस दिन, बहुत सारी चीजें क्लियर आउट है, लेकिन मुद्दों के साथ साथ ये जो एंड मूवमेंट पे पर्चे रद्द होना आम हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जो दल बदल हो रहा है, जो बड़े बड़े दिग्गज इधर उधर हो रहे हैं, ये कितना प्रभावित करेंगे? क्योंकि क्या मैसेज भी चला जाता है, कुछ लोगों की नाराजगी दूर करना है, कुछ लोगों को संतुलन बनाकर उनको मनाना भी है। तो ये दोनों तरफ से चीजें हो रही हैं, तो कैसे कितना चुनौती भरा बीजेपी के लिए मानते हैं? नमस्कार राखी जी, सबसे पहले दर्शकों को सादर प्रणाम और साथी वक्ताओं को प्रणाम। राखी जी, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि हमारी पार्टी में इस बार जो टिकट वितरण हुआ है, हमारे 5 बार के विधायक थे, उनको इस बार टिकट नहीं मिला। ठीक है, जहां तक की चर्चा की शुरुआत हुई, आपका पैकेज भी मैंने बड़े ध्यान से सुना और कांग्रेस की बात सुनी, देखी, कार्यक्रम में आने से पहले थोड़ी बात को देखा, समझा। तो मैं बस आपको एक बड़ा टू द पॉइंट वाली बात करना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। पता नहीं कितने चर्चाओं में हमने, और आपकी चर्चाओं में मैं रहा हूं आपके बुलाने पे, तो हमने वहां देखा है कि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक चाहे आप इसको सरकाजम कह के लोग कह लें या चाहे इसको कॉम्प्लीमेंट करके कह लें, लेकिन हमारे संगठन का कार्यकर्ता चुनाव को लेकर के, अपने कामों को लेकर के सर्वदा तैयार रहता है। तो चुनाव के पूर्व की ये स्थितियां जो अभी वर्तमान में आसाम में दिखाई दे रही है, ये कोई नई नहीं है किसी भी। कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन गौरव गोगोई के अलावा वहां पे कौन था, क्या था, किस प्रकार से था, ये प्रदेश की जनता जानती है। और हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन एक विधानसभा को आप माने तो कोई एक महत्वपूर्ण नेता नहीं है, बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता हैं जिनका अपना अपना योगदान है, अपना अपना एक आधार है। तो कार्डर बेस्ड पार्टी होने का जो एक बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास जो चुनाव का जो मैनेजमेंट है, जिस प्रकार से कार्यकर्ता अपने कामों को काम करते हैं, पन्ना प्रमुख से लेकर के पूरे विधानसभा के जो प्रमुख होते हैं उनके और जो प्रभारी होते हैं उनके बीच में, अगर मैं कहूँ तो ऑपरेशंस को डिलीवर करने में, या जनता या चुनाव जब आता है तो अपनी बातों को मनवाने के लिए या जनता को कन्विंस करने के लिए हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है और हमें उस पर पूरा भरोसा है। हम लोग काम चोरी नहीं करते या हम असंतुष्ट हैं। देखिए, एक बात निश्चित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम ये असम के इस बार के चुनाव में कोई ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि लोगों ने असंतुष्टता के कारण से अपना बदला हो। कांग्रेस में भी लोग बदल के गए, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों में भी लोग बदल के आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब जिस दिन वोट पड़ेगा तो बूथों पे प्रतिशत क्या है वोट पड़ने का, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। हम चर्चा कर सकते हैं निश्चित तौर पे कांग्रेस को थोड़ा सा, देखिए क्या होता है, कभी कभी स्टॉक मार्केट में जब नीचे जा रहा होता है और थोड़ी देर के लिए रुक जाता है तो उसको बोलते हैं रिलीफ रैली आ गई, यानी थोड़ी देर के लिए जो घाटा हो रहा है वो रुक जाए। तो आज कहा जा सकता है कि ठीक है, कांग्रेस के पास अपनी बातों को कहने के लिए उनके पास रिलीफ रैली है, लेकिन इसके इतर हमारी जो धरातल पे उतरी हुई योजनाएं हैं, महिलाओं बहनों को और समाज की सुरक्षा को लेकर के
जो योजनाएं वहां इम्प्लीमेंट की है, आप देखिए, मेरी तो ड्यूटी लगी नहीं है आसाम में कि मैं आपको जमीनी हकीकत बता सकूं, लेकिन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ करके और साथी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके ये निश्चित तौर पर पता लगा लेता है कि एक कार्यकर्ता है पार्टी का, तो उसको अपनी नब्ज का पता होता है कि कहाँ पे हम मजबूत हैं। तो चाहे आप बिहार के चुनाव को ले लें और चाहे किसी अन्य राज्य के चुनाव को ले लें, आधी आबादी यानी जो सबसे महत्वपूर्ण मातृशक्ति है, हमें उस पर पूरा भरोसा रहता है, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये खबरें आज है, कल है, परसों है, हो सकता है चुनाव के एक दिन पहले तक भी रहे, लेकिन ये बूथों में अपना कितना असर डाल पाएंगे, ये मतपेटी में अपना कितना, वो मशीन पे कितना असर डाल पाएंगे, इसको हम अच्छी तरह समझते हैं और हमें हमारे कामों पे भरोसा है। निश्चित तौर पे हम अपनी ये हैट्रिक बनाने के लिए काम कर रहे हैं और बनाएंगे। लेकिन अगर दूसरे दलों को थोड़ा सा जो है खुश होने का अवसर है ना मिले, तो मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं। बाकी असम की आप ऐतिहासिकता को या फिर चुनाव की स्थिति को देख करके बताएं तो जो मतों का पढ़ने का रहा या जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात कहता है। पिछले आम चुनाव में जो हुआ, उसके पहले के आम चुनाव में जो बातें हुई, उनको भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बड़ी विचित्र व्यवस्था है। जिस प्रकार से प्रत्येक राज्य अपनी एक व्यवस्था या एक चुनावी पैटर्न लेके चलता है, तो असम उसमें जो है कोई एवरेज राज्य नहीं है, उसकी भी अपनी एक महत्ता है, पूरा उसी हिसाब से परफॉर्म करता है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पन्ना लेवल का कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख से लेकर के लोकसभा या विधानसभा का प्रमुख या जिनकी जिनकी भी ड्यूटियां वहां लगी हुई हैं, हम इस बात को बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं और उसको उतारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। जहां तक गौरव गोगोई जी की बात है, तो इस बार प्रदेश की जनता उनके विषय में क्या जानती है और क्या जानना चाहती है, और कांग्रेस के और दूसरे नेता कितने महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं आसाम में। ठीक है, वापस आऊंगी। बीबी शर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बीबी शर्मा जी, क्योंकि मैंने एक बात शुरुआत में कह दी, दो ही राजनीतिक दल हैं जो मुख्य रूप से असम के चुनाव में हैं। क्षेत्रीय दल का अपना प्रभाव है और उनमें से भी कुछ लोग गठबंधन में चले जाते हैं। स्थितियां बहुत ज्यादा स्पष्ट अभी हैं नहीं। सीटें जो हैं वो ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुकी हैं, नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के लिए कहूंगी कि हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका तो पर्चा, नामांकन पत्र ही खारिज हो गया सर। तो ये भी एक सवाल है कि ये कहां से अचानक से हो गया, क्योंकि कोई आम कैंडिडेट तो कांग्रेस नहीं रखेगी उनके सामने। तो एक तो ये बात कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ गई, कहा जा रहा है कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए, क्योंकि हमेशा सवाल उठे हैं तो मुझे बात करनी पड़ती है उस पहलू पे भी। इसके साथ ही कांग्रेस के 3 और ऐसे पर्चे हैं जो आयोग ने खारिज किए हैं। तो एक तो ये चुनौती है कि इनसे पहले कांग्रेस कैसे निपटेगी। दूसरी चीज ये भी है जो दल बदल, इसको भी आपको मैनेज करना है। तो दो चुनौतियां आपके पास हैं असम इलेक्शन के लिए। देखिए, जहां तक पर्चा खारिज होने की जो बात कही आपने, तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आज वो भाजपा कमीशन ऑफ इंडिया बन चुका है। सबने देखा भी, एक पत्र सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे लगातार 2019 का, जिसमें इलेक्शन कमीशन के लेटर हेड पर जो उसमें मजमून है, और ठप्पा किसका लगा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का। कह दिया क्लैरिकल मिस्टेक, मात्र क्लैरिकल मिस्टेक। इतनी बड़ी क्लैरिकल मिस्टेक कैसे होगी कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लेटर जो है उस पर भाजपा की मोहर लग गई, भाजपा की मोहर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंची, या वो पत्र भाजपा कार्यालय से जारी हुआ। पहली चीज, इस वजह से जो है उनके सामने का जो पर्चा खारिज, और ये कोई पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी की वाराणसी सीट से भी 2-4 लोगों के इसी तरह से पर्चे खारिज करे गए थे। टेक्निकल इशू। वो टेक्निकल इशू क्या होता है यही नहीं बताया जाता। तो जाहिर सी बात है, डर बहुत जबरदस्त है इस बार बीजेपी में। और जहां तक भी भाजपा के प्रवक्ता साहब ने हमारी एक बात कही कि जी भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, जी कैडर बेस्ड पार्टी है। तो कैडर बेस्ड पार्टी को सर आपने पूरे के पूरे पार्टी को एक भी कैंडिडेट नहीं मिला जो आपने भाजपा में अपने शामिल करा हेमंत बिस्वा शर्मा को, जबकि उनके ऊपर संगीन आरोप थे। उसके बावजूद उन्हें कांग्रेस से इंपोर्ट करके उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करा। 126 सीटों में से 28 सीटों पे आज कांग्रेस पार्टी के जो आए हुए उम्मीदवार हैं उनको आप उतार रहे हो। कैसा काट रहा है आपका कि आपके पास कैंडिडेट्स का टोटा हुआ पड़ा है? 28 कैंडिडेट आपको नहीं मिले। आपकी भाजपा में असंतोष फैला हुआ है। आपके जो है लोग दरी बिछाने तक ही सीमित है। आपका कैडर जो है वो सिर्फ दरी बिछाने तक का कैडर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद आपको आयातित करने पड़ते हैं, चाहे वो आपकी पार्टी में आयात करें, चाहे वो आप पार्टी हीरो आयात करें। सुभाष चंद्र बोस जी को अपना हीरो मानते हैं, सरदार पटेल जी को अपना हीरो मानते हैं। इनके पास अपना गिनाने के लिए एक भी नहीं है। एक ऐसा हीरो नहीं है पूर्ववर्ती ऐसा उसमें कि ये जिसके नाम पे वोट मांग सके। इन्हें हर बार कांग्रेसियों का सहारा लेना पड़ता है, कांग्रेस का सहारा लेना पड़ता है। और रही बात उन्हें 28 कैंडिडेट्स की, तो उन्हें इस बार असम की जनता ने मन बना लिया था कि कांग्रेस को ही जिताना है, पंजे को वोट देना है। पंजे का जो लहर चल रही है वहां पे,
उसी के बदौलत उनको लगा कि ये 28 कैंडिडेट जो है हम कांग्रेस से इंपोर्ट कर लेते हैं तो ये हमारी पार्टी में आके शायद ये चुनाव जीत दे और हमें बहुमत का आंकड़ा प्राप्त हो जाए। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं होगा। हेमंत विश्व शर्मा के भ्रष्टाचार की कहानी घर घर तक पहुंच चुकी है। उनकी जो है मियाँ वाली बातें जो है घर तक पहुंच चुकी हैं। और रही बात ये बार बार जो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, किस तरह से एक असम के मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने कितना गैर जिम्मेदाराना काम करा था। जब वो बंदूक से गोली मारने वाला काम करा था उन्होंने, 2 मियाँ भाई सामने थे उनके टोपी पहने हुए। तो क्या जनता इस चीज को समझती नहीं है? एक आम भारतीय जो है आम आदमी से ही प्रेम करता है, पार्टी से प्रेम नहीं करता। ये जितना मर्जी अपने पन्ना पर मुखर इसको कर ले, जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनके साथ है, इसी वजह से इन लोगों की आवाज निकलती है। भाई साहब प्लीज चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज चुप रहिए, बिल्कुल नहीं बोला था आपके बीच में, आप आराम से उसके बाद बात करना। और इसके बाद अगर इनके पास वास्तव में इतना जिगरा होता तो आपके अपनी पार्टी से जो छोड़ छोड़ के लोग निकले हैं आपने उनको क्यों नहीं रोक पाए? आपको अभी भी अपनी हार दिखती है तो कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन आप भूल जाइए, इस बार कैंडिडेट के चेहरे पे वोट नहीं पड़ने वाले। इस बार चेहरे पे वोट नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल भूल जाइए। वोट पड़ेगा सिर्फ सिंबल पे, और वो सिंबल हाथ का है। और पूरी आसाम की जनता इस चीज से त्रस्त है। रोज एक नया बयान, रोज एक नया बयान, रोज डिटेंशन का खतरा, रोज डिटेंशन का डर कि हाँ हम आपको जो है घोषित कर देंगे, आप जो है विदेशी हो, आप घुसपैठिए हो। पूरे देश में इन्होंने बवंडर मचा रखा है, घुसपैठ 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 घुस। इसी के बहाने एसआईआर हो रही है। एसआईआर होने के बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांगा जाता है डाटा, भाई बताइए पूरे देश में आपने कितने घुसपैठिए पकड़े, कितने घुसपैठिए आपने बाहर करे, वो कहता है ये सवाल हमसे मत पूछो। फिर आप ये एसआईआर किस बात के लिए कर रहे हैं? लोगों को डर दिखाया जा रहा है कि आपको डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे, वरना आप अपने 70 साल पुराने, 50 साल पुराने, 25 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाल के लेके आओ। तो आम जनता की जो है पूरी तरह से इनसे त्रस्त है और इस बार इनका सफाया तय है, तभी इतनी भागदौड़ मच रही है। ये एक आध कैंडिडेट को, बारदौलई जैसे कैंडिडेट को या 1-2 कैंडिडेट को अपने खेमे में ला के और ये सोचे ये हमारी विजय है, तो ये सबसे बड़ी इनकी गलती है। आपके बारदौलई जी आपके पास जाने के बाद वो भी हारेंगे। बाकी आपने 3-4 कैंडिडेट जो हमारे यहाँ से उधार लिए हैं, अपनी पार्टी में मिलाए, वो भी हारेंगे। और उन 28 की हार तो पूरी तरह तय है। हर हालत में इस बार कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और आपको दिखा देगी कि आपके कार्यकर्ता और आपका काडर सिर्फ दरी बिछाने के लिए है और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अब आप अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, राहुल जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपको सुना दे रहा है? हाँ राहुल जी, अभी मैं आपको सुन पा रही हूँ, क्योंकि आप तो उम्मीदवार ही हैं, क्योंकि रायजोर दल से आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इलेक्शन में भी हैं। मुझे लगता है कि जो एक बात बार बार आती है, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दलों की भूमिका अहम होगी, लेकिन पिछली बार से इस बार हम यदि चीज़ों को समझने की कोशिश करें और एन मूवमेंट पर जो चीज़ें और जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या मानते हैं आप? मुद्दे बहुत प्रभावी हैं या दल बदल प्रभावित करेगा? रायजोर को ही मैं यदि बात कर लूं तो कहां आंक पा रहे हैं? क्या किसी को समर्थन करके आगे बढ़ेंगे या एकला चलो वाली चीज पे चल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, रायजोर, ये तो आप सब तमाम लोग इस इलेक्शन में हैं। जी थैंक यू। सबसे पहले आपको बात ऐसा है कि हम एक क्षेत्रीय में विभिन्न पार्टी है, विभिन्न पार्टी के नाता से हमारा इस बार ग्रैंड अलायंस हुआ है कांग्रेस के साथ, और एक हमारे यहाँ पार्टी हमारे एक अलायंस हो चुका है और मेरी मार्केटा से हम उम्मीदवार खड़े हैं। और इस बार आसाम पॉलिटिक्स से अच्छा बात ये है कि न्यू फेस काफी लॉन्च किया गया है, आइदर फ्रॉम कांग्रेस हो या क्षेत्रीय पार्टी से हो या विभिन्न पार्टी से हो, काफी न्यू फेस आए हैं। मुझे लगता है ये न्यू फेस जो लेकर आए हैं नए नए पार्टी ने, ये एक न्यू यूथ रिवोल्यूशन, जेंजी रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स की तरह काम करेगा। और दूसरा बात ये है कि देखिए जो लोग अभी कांग्रेस से आपका बीजेपी में चले गए, वो लोग हैं जो पिछले 15 साल 20 साल से एक काम कर रहे थे अपने क्षेत्र पर और जिनका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं था। वो फैमिली पॉलिटिक्स करना चाहते थे, किसी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था सोसाइटी पर, लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स हार रहे थे, किसी को टिकट नहीं मिला, इसे दे आर यूजिंग पॉलिटिक्स नॉट इन टर्म्स ऑफ सोशल वार। वो सोशल वार के लिए जनता के लिए पॉलिटिक्स नहीं था, वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट रहने के कारण उनको टिकट नहीं दिए गए और उस इंटरेस्ट को, सेल्फिश इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो भाजपा पर चले गए। और दूसरा बात ये है कि हम आसाम पर इस बार न्यू रिवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं पॉलिटिक्स की और उसकी के लिए हम काम कर रहे हैं दिन और रात। जैसे मैं खुद एक 30 साल का एक नौजवान हूँ, मुझे टिकट मिला है, हमारे और भी साथी है जो 30 ईयर्स 31 ईयर्स 26 ईयर्स के, उनको भी टिकट मिला है। मुझे लगता है ये सब चीज काफी प्रभावित करेगा। और लास्ट 10 ईयर्स बीजेपी ने जो कुछ किया है वो अभी तक सभी को पता चल चुका है और आसाम वॉज रियली इन स्टार्ट ऑफ न्यू फेस। और मुझे लगता है इस बार न्यू फेस मिल चुका है कांग्रेस का, जो कांग्रेस की तरफ से जिसको पीएम फेस घोषित किया गया है, गौरव गोगोई जी, उनका एक अच्छा जन समर्थन है। वो उनको अनेक शब्द से उनको भले ही पॉलिटिकल अटैक किया गया है, बट ही स्टैंड वेरी क्लियर एट द सेम टाइम
अखिल गोगोई जी वन ऑफ वोकल लीडर जिन्होंने 2021 पर जेल से ही इलेक्शन जीते थे। उनके काफी अच्छा एक छवि है, बेसिकली ग्राफिक में काफी एक अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स काफी एक अच्छा पॉलिटिक्स रहेगा। मतलब बीजेपी बनाम अलायंस, ऑपोजिशन अलायंस में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा और इट विल बी ब्रिंग ए न्यू रे ऑफ होप इन असम पॉलिटिक्स। ठीक है, चलिए वापस आएंगे। इंदुकांत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ राखी जी। इंदुकांत जी, आपके नजरिए से असम का चुनाव इस बार कैसा होगा? आप कितना आंक पा रहे हैं असम के, जो भी इस समय हम राजनीतिक समीकरण वहां के देखें, हम क्षेत्रीय दलों को देखें, हम कांग्रेस बीजेपी की भूमिका देखें, मुद्दों को देखें और जो भी वर्तमान में स्थितियां बनी हैं, कैसे देख पा रहे हैं? हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको मेरा नमस्कार। देखिए, सीधी सीधी बात कहें तो इस बार का इलेक्शन डू और डाई सिचुएशन है दो लोगों के लिए, एक गौरव गोगोई और एक हेमंत विश्व शर्मा। देखिए, बीजेपी तो एक पार्टी के तौर पे 10 साल से सत्ता में है, इस बार नहीं भी आए तो आगे आ सकती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने पूरा कमांड और कंट्रोल आसाम का दे रखा है हेमंता जी को, तो पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर एक तरह से सेंट्रल लीडरशिप ने डाल रखी है। और पार्टी के नजरिए से देखें तो हेमंत विश्व शर्मा ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं और जो एक एजेंडा पार्टी का हमेशा रहा है, जिसकी बात आपके पैनल में भी कह रहे थे माननीय विजय शर्मा जी, कि उनका एक एजेंडा रहा है कि भाई हम जितने घुसपैठिए थे उनको बाहर करेंगे, जिनको कांग्रेस के शासन में तथाकथित रूप से वहां बसाया गया, घुसने दिया गया, बांग्लादेशियों को, बाकी बर्मा के लोगों को, उन लोगों को वहां से हटाएंगे। और वो विजिबली करके बहुत जगहों पे दिखाया है हेमंता की सरकार। अब उसका इम्पैक्ट जनता पे क्या पड़ेगा ये जनता मतदान में बताएगी, लेकिन इन मुद्दों को और जो अस्थिरता थी, तमाम तरह के विद्रोहियों के गुट थे, आपस में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, इन चीजों से असम को निजात दिलाने का श्रेय बीजेपी को जाता है, इसमें मैं मानता हूं कि कोई संशय नहीं है। और इसको लेकर के कांग्रेस की सरकारों में भी, राजीव गांधी जी के टाइम में भी बहुत सारे अकॉर्ड हुए, बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन अल्टीमेटली पीस नहीं मेंटेन हुआ था, पीस आया नहीं था। राहुल जी, साम दाम दंड भेद की नीति लगा करके बीजेपी ने वहां शांति स्थापित की। बगल में मणिपुर में शांति नहीं है, अभी चीजें सीधे काफी चीजें सुधरी हैं, लेकिन बहुत विकराल समस्या आ गई थी जो विश्व में मुद्दा एक बन गया था। कांग्रेस ने उसको काफी व्यापक रूप से उठाया भी, लेकिन आसाम में शांति भी है और जहां भी इलीगल चीजें हैं, चाहे मदरसा हो, चाहे बांग्लादेशी हो, सब पे कार्रवाई हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से हुई है। अब ये इसका इम्पैक्ट भी चुनाव में देखने को मिलेगा। अब दूसरी बड़ी बात क्या है कि हेमंता विश्व शर्मा के लिए ये क्यों सवाल है अस्तित्व का। हेमंता को आपको याद होगा कि सर्बानंद सोनोवाल को मिडवे में हटा कर मुख्यमंत्री का पद दिया गया था, उनकी पॉपुलैरिटी, पब्लिक डिमांड, ये सब देखते हुए, जबकि बहुत सोबर नेता के तौर पे छवि है सर्बानंद जी की और वो भाजपा से उठकर वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अब ऐसे में अगर वो इस बार पार्टी के नैया नहीं पार कराएंगे तो आगे अगर वो पार्टी में रहते भी हैं तो उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी रहेगी, इस पे सवाल है। दूसरी तरफ गौरव गोगोई पे जिस तरह के आरोप लगे हैं, उनकी पत्नी से जो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसीज की बातचीत का मसला आया है, वो सारी चीजें अभी तक अनुत्तरित हैं। जनता पे जिस टाइमिंग के साथ उसको चुनाव के ठीक पूर्व संध्या पे एक तरह से हेमंता जी ने पब्लिक डोमेन में लाया, वो चीजें बहुत डैमेजिंग रहेंगी कांग्रेस के लिए, ऐसा लगता है। अब जनता उससे कितना सहमत होती है, उसका कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो पब्लिक बताएगी। जहां तक वोटिंग का देखिए फर्क है, लास्ट विधानसभा चुनाव में राखी जी 33 पॉइंट कुछ % वोट मिला था बीजेपी को और 29.7 के आसपास मिला था कांग्रेस को, तो वोटिंग परसेंटेज का डिफरेंस सिर्फ 3.5% का था। अब कितना % वोट AIUDF काटती, क्योंकि देखिए कांग्रेस बैंक अपॉन कर रही है काफी कुछ मुस्लिम वोटर्स पे, लेकिन मुस्लिम वोटर्स में विभाजन बहुत बड़े लेवल पे है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हर जगह जाकर के वोट काटती है मुसलमानों का, ये सभी जानते हैं। वहां पे एक बड़ा प्लेयर AIUDF भी है, अगर उसके साथ चुनाव पूर्व कोई गठबंधन किया कांग्रेस ने तब तो शायद वो वोट न बटे, लेकिन अगर चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर जिस वोट पर डिपेंड कर रही है कांग्रेस वो बटेगा। और अगर बटेगा तो पिछली बार बीजेपी ने 60 सीटें जीती थी, कांग्रेस की 29 सीटें थी,
सीधे आधे से भी कम। ऐसे में बीजेपी को वहां चुनाव दोबारा जीतने में कोई बड़ा संकट नहीं हमें दिखता है। लेकिन अगर कोई अलायंसेस ऐसे किए कांग्रेस ने और बीजेपी अपने पुराने साथियों के एजीपी इन लोगों के साथ अगर नहीं रख पाती है, जिसके चांसेस अभी कम है चूंकि वो सब चीजें सामने आ चुकी हैं, अब वोटिंग सामने है, तो ऐसे में ये लड़ाई है तो अस्तित्व के दो नेताओं की, क्योंकि गौरव गोगोई के खिलाफ आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस में विद्रोह हुआ है। दो शीर्ष नेता उनके छोड़ के पार्टी चले गए। अब ऐसे में अगर इस बार उनके नेतृत्व में कांग्रेस सफल नहीं होती है तो आगे उनको ये मौका कांग्रेस में भी मिलेगा, इसकी संभावना कम है। जी बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगे। दिनेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, दिनेश जी, असम के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते क्या एक विश्लेषण यहाँ से निकलता दिखता है? देखिए, ये तो कहना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, क्योंकि कौन सा फैक्टर चल जाएगा हम कुछ नहीं जानते। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि इस बार जो सिनेरियो है, जो तस्वीरें आ रही हैं, ये कैसे इसको देखते हैं? क्या एक तरफा होगा इलेक्शन या फिर बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी? ये देखिए जो भी पार्टियां होती हैं विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के लोग और जो उनके कैंडिडेट हैं वो कैसे हैं ये जनता देखती है। यदि लोकल फैक्टर ज्यादा मायने रखता है कि वहाँ लोकल जनता को क्या चाहिए और जनता किस मुद्दे पे वहाँ पे प्रताड़ित है या किस मुद्दे पे उनको लुभावना दिया गया है, वो ज्यादा फैक्टर करता है। और वहाँ के जो नेतागण हैं, जो भी चाहे कांग्रेस के हों, चाहे लोकल पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, वो कितने वहाँ प्रचलित हैं, कितने प्रभावी हैं, उन्होंने जनता के लिए क्या काम किया है। और जब तक जनता की बातों को यदि नहीं उठाएंगे तो बीजेपी कांग्रेस से जनता जरूर देखती है। ये एक प्रचार का माध्यम है, विज्ञापन का माध्यम है, उससे थोड़ा दिमाग का असर होता है। पर अपनी जरूरतों को जो हर जनता, आम जनता अपनी जरूरतों को भी देखते हुए पार्टी को वोट देती है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। उनके कैंडिडेट उनकी जरूरतों को कितनी पूरा करती है ये सबसे बड़ा मायने रखता है। और उन लोग आज की डेट में जो भी जिनको टिकट मिल रहा है वो समाज में किस स्तर तक हैं, कितने ग्राउंड लेवल पे हैं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। यदि ग्राउंड लेवल पे उनका पकड़ नहीं है तो पार्टी का लोगो सिंबल लगा लेने से वो जीत नहीं होगी। उनका यदि ग्राउंड लेवल पे अच्छा अस्तित्व है तो वो लोकल पार्टी के भी होंगे तो भी वो कैंडिडेट जीतेंगे। हाँ, थोड़ा सा असर होता है कि जो मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं वहां लागू कर रहे हैं, शर्मा जी को पूरा उस चीज को फायदा भी मिल रहा है और कांग्रेस वालों को थोड़ा सा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वहां पे लोकल में भी मतलब सीधी बात डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये बोला जा सकता है। तो उससे कांग्रेस को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लोकल पार्टी को तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पर फिर भी ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी वाले हैं या भाजपा वाले हैं, जनता भी आज की डेट में मूर्ख नहीं है। जनता पढ़ी लिखी हो चुकी है, हर चीज जानती है कि उनके लोकल कैंडिडेट जो हैं, भाजपा से चाहे कांग्रेस में आए हो चाहे कांग्रेस से भाजपा में आए हो, कि वो अपने हित के लिए आए हैं कि जनता के लिए हित के लिए आए हैं, ये भी देखती है और जनता उसी हिसाब से वोट करेगी। जी राखी जी। ठीक है दिनेश जी, एक छोटा सा सवाल है आपसे। एक हमने हमेशा देखा है इस बार यदि भाजपा जीतती है हैट्रिक लगेगी, कांग्रेस आती है एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन हम ये भी देखते हैं जब कंटिन्यूसली कोई सरकार होती है एंटी इनकम्बेंसी बहुत प्रभावी होता है। लेकिन हमने कुछ स्टेट में ऐसे भी देखा है कि लगातार कई मिनिस्टर्स ने राज किया है। तो क्या यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर काम करेगा? क्योंकि एक छवि भी होती है, एक पार्टी की लहर भी होती है, एक चेहरा भी होता है, एक नेतृत्व भी होता है। तो एंटी इनकम्बेंसी यदि देखें तो क्या लगता है उसका कोई प्रभाव होगा? देखिए लोकल लेवल पे जिस हिसाब से शर्मा जी कर रहे हैं वहां पे क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बांग्लादेश और वहां के बॉर्डर से जुड़े हुए लोग जो आते हैं वो वहां लोकल लोगों को ज्यादा दिक्कत करते हैं। सीधी बात है, मेरे घर की जमीन में कोई दूसरा आदमी, बाहरी आदमी कब्जा करेगा तो मुझे तो दिक्कत होगी। तो ये तो लोकल लोगों को प्रभाव, मतलब शर्मा जी के जो कार्य हैं वो प्रभावी रूप से वहां जनता के जड़ तक पहुंच चुकी है। और ये यदि कार्य चाहे कांग्रेस करे चाहे भाजपा करे, मेरे घर को जो बचाएगा उसको उड़ जाएगा, ये वाली नीति तो हर जनता, हर कोई यही करना चाहेगा, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। तो इसमें कहीं ना कहीं फैक्टर तो शर्मा जी का इसमें पड़ना भारी पड़ता है। और क्योंकि डबल इंजन की सरकार भी है तो पड़ना उन्हीं का भारी है अभी। बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। बहुत सारे जो मेहमान हैं वो समय मांग रहे थे, तो प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। सबसे पहले प्रदीप जी आप बोलिए, पहले आपने समय मांगा था, इसके बाद राहुल जी। प्रदीप जी। ताकि जी देखिए, जो कांग्रेस के वक्ता बोल रहे थे
जिस प्रकार की बातें वो बता रहे थे, जिस प्रकार से अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, शायद इसको मैं एक स्वीकारोक्ति मानूंगा कि इस समय कांग्रेस का वक्ता होना विश्व में सबसे कठिन कार्यों में से एक है। उन्हें पता है, राजनीति उन्हें पता है, सबसे पुरानी पार्टी है वो, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उन्हें हकीकत का पता होता है, लेकिन एक्ट ऐसा करना होता है कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वही सही है। इसी समय में 450 के ऊपर वाली कांग्रेस पार्टी लोकसभा में आज 99 और अभी 98 की स्थिति में है। लेकिन सत्य को न स्वीकार करना इनके पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है और इनके वक्ताओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं सुन रहा था सारे साथी वक्ताओं के वक्तव्य को, मैं सुन रहा था, मुझे लग नहीं रहा है कि दर्शकों को कन्विंस करने या बताने के लिए मुझे कुछ और कहना चाहिए। बस मैं ये कहूंगा कि ये प्रोग्राम को बार बार देखिए, आपको सत्य पता लग जाएगा। सारे भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, जो दूसरे दलों से है या जो निष्पक्ष है, उनकी भी बातें हमने सुनी है। लेकिन अब क्या है कि खुशफहमी में रहना सबको अच्छा लगता है, तो रहने दीजिए। बाकी दर्शक प्रसन्न रहें, हमारे चैनल हमारे कार्यक्रम को देखने वाले दर्शक प्रसन्न रहें और असम की जनता तो अपना काम करेगी। और हेमंत बिस्व शर्मा जी ने जो काम किया है उसको अब मुझे नहीं लगता कि बढ़ चढ़ के बताने की जरूरत है। जनता अपना काम करेगी। हम कार्यकर्ता है, चुनाव को केंद्र में रख करके अपने कामों को करते हैं। हम हर प्रकार, हमारे लिए कोई चुनाव ज्यादा कठिन नहीं होता, ज्यादा आसान नहीं होता। हम हर चुनाव को बड़ा सम्मान देते हैं और असम के चुनाव को हम उतना ही सम्मान देंगे जितना हम उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य के चुनाव को हम सम्मान देते हैं। ठीक है, देखिए प्रदीप जी, मुझे ये भी पता है, इंदुकांत जी ने कहा था डू और डाई वाली स्थिति है इस बार, तो क्योंकि कम किसी को नहीं आंक सकते, तो मैंने तो इसीलिए कहा था कि कांटे का मुकाबला होगा, सिनेरियो जो भी है हर बार की तरह बदलेगा नहीं बदलेगा, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था। देखिए कांग्रेस के लिए तो चुनौती है, सत्ता चाहिए, आपके लिए डबल चुनौती इसलिए है कि बरकरार रहना है। हमारे लिए हर चुनाव कांटे का मुद्दा होता है, हमारे लिए हर चुनाव जीवन और मरण के समान होता है और हम अपना 100% उसमें डालते हैं। अभी आप कह रहे थे आपके लिए कोई चुनाव कठिन नहीं है, इसलिए मैंने कहा। सुनिए राखी जी, कहने का तात्पर्य है कि हमारा कार्यकर्ता जो है, हम जिस स्टेट ऑफ माइंड के साथ हम काम करते हैं, हमारे लिए इक्वल एग्जामिनेशन है। ना हम कम में आंकते हैं ना बहुत ज्यादा आंकते हैं। जो हमारा कर्म है कार्यकर्ता के रूप में, हम उसको निष्पक्ष रूप से और हर जगह उसको उतारते हैं धरातल पे। ठीक है, चलिए ठीक है। बीवी शर्मा जी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। रोशनी डालनी जरूरी है। भाजपा के अपने आप इन्होंने कार्यकर्ता और अपने सहयोगी की जो बात करी, इलेक्शन कमीशन इनके साथ, ईडी इनके साथ, आईटी इनके साथ, सीबीआई इनके साथ, तमाम एजेंसियां इनके साथ, पूरा मीडिया जगत इनके साथ, और उसके बाद अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। इनके हवा जो निकल जाती है सिर्फ एक ही बात से इनका टायर पंचर हो जाता है कि 19 तो इन्होंने मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए और 28 कांग्रेस से इंपोर्ट करके आप उन्हें टिकट दे रहे हैं। 47 कैंडिडेट तो आपके वो है कि जो हारेंगे ही हारेंगे हर हालत में। आप इनकी भगदड़ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आपको इनके अपनी पार्टी में 28 कैंडिडेट आपको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। क्यों इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं? क्योंकि उन लोगों की छवि अच्छी है, उस छवि के वोट बुलाना चाहते हैं। आपने सेपोलॉजिस्ट बुलाया था कांग्रेस का नाम लेकर के, ये कहाँ तक उचित है? जनता भ्रमित हो जाएगी कि आदरणीय शर्मा जी सेपोलॉजिस्ट है या कांग्रेस के प्रवक्ता है। नहीं, वो आप कुछ भी कहते हैं, सेपोलॉजिस्ट बताता है ना, सेपोलॉजिस्ट बताता है कि कितने चुनाव आएंगे। या तो आप ज्योतिष है दे रहा है, सब जनता जानती है। और जो आपकी भगदड़ मच रही है आपकी पार्टी में, सब देख रहे हैं। उसपे आपके पास अपना कैडर की आप बार बार बात करते हैं, हमारे पास कैडर है, हमारे पास कैडर है। अरे कैडर था तो हेमंता को क्यों इंपोर्ट करा साहब, ये तो बता दो। कैडर था तो 28 कैंडिडेट बुला के टिकट क्यों दे रहे हो, ये तो बता दो। कैडर था तो आपने 19 मौजूदा के टिकट क्यों काटे, ये तो बता दो। सर, कैडर है तो 4 लोगों को आपके पार्टी के मुखिया खुद ही इम्पोर्टेड है। तोड़फोड़, आपके पास हर जगह के तोड़फोड़ की राजनीति। आपको इटली से क्यों इम्पोर्ट करना पड़ा? साथ नहीं देगा तो IIT सीबीआई चलेगा। हम तो भारतीयों को ही, सुनिए सर, हेमंता बिस्वा शर्मा की फाइल बंद हो गई है। भारतीय ही है। अमित शाह जी से सवाल पूछा गया था, शाह जी से सवाल पूछा गया था, हेमंता करप्ट है या नहीं है। अरे भैया ये सवाल मत करो, नहीं भैया ऐसे सवाल नहीं पूछते। और जब उनसे गया कि क्या उनके मुकदमे बंद हो गए अगर वो भ्रष्टाचार, नहीं मुकदमे बंद नहीं हुए, मुकदमे बंद नहीं हुए, फाइल वहीं की वहीं है। लेकिन हालत क्या है विक्रम और बेताल वाली, कि विक्रम बोला और बेताल चला। अगर हेमंता ने मुकदमे हुए तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी गए थे। ठीक है, चलिए झगड़ा नहीं करिए, जनता तय करेगी। ठीक है, हमें तो भारत से ही इंपोर्ट करना पड़ा। आपकी पार्टी में क्या कमी थी कि आपको विदेशों से नेता इंपोर्ट करने पड़े? हम तो भारतीयों को ही रख रहे हैं पार्टी में। कौन सा नेता? अरे सर, अब ये बताने की जरूरत है क्या? हाँ बताइए ना, बताइए। कहने से अब आप खुली आंखों से सपने देखेंगे। नहीं, खुली आंखों से सपने देखेंगे। नाम लीजिए ना, डर किस बात का? बताइए कौन सा नेता विदेशी है? नहीं बताइए, नाम लीजिए, उनके नाम लीजिए ना, डर किस बात का? बताइए कौन सा नेता विदेशी है? नहीं बताइए, नाम लीजिए, उनके नाम लीजिए ना, डर किस बात का? बताइए कौन सा नेता विदेशी है? नहीं बताइए, नाम लीजिए, उनके नाम लीजिए ना, डर किस बात का? बताइए कौन सा नेता विदेशी है? नहीं बताइए, नाम लीजिए, उनके नाम लीजिए ना, डर किस बात का? बताइए कौन सा नेता विदेशी है? नहीं बताइए, नाम लीजिए, उनके नाम लीजिए ना, डर किस बात का? बताइए कौन सा नेता विदेशी है? नहीं बताइए, नाम लीजिए, उनके नाम लीजिए ना, डर किस बात का? बताइए कौन सा नेता विदेशी है? नहीं बताइए, नाम लीजिए, उनके नाम लीजिए ना, डर किस बात का? बताइए कौन सा नेता विदेशी है? नहीं बताइए, नाम
अरे बताइए कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अरे सर चलिए, कांग्रेस की स्थापना करने वाला भारतीय था या कोई विदेशी था? आरएसएस की और हिंदू महासभा की स्थापना किसने करी थी? अंग्रेजों ने करी थी या अरे नहीं वो करी थी? भारतीयों ने की थी। नहीं, कांग्रेस सर की ठीक है, स्थापना इस करने पे वाला डिबेट अपन रखेंगे, किसकी स्थापना किसने की थी, अभी असम पे आ जाए सर। अंग्रेज करते थे नहीं करते थे? कांग्रेस की स्थापना करने वाला कौन व्यक्ति था? ठीक है सर, अभी असम पे वापस आइए। ठीक है प्रदीप जी और बीबी शर्मा जी, एक सेकंड रुकिए। महीने की पेंशन सावरकर ने पाई या नहीं पाई? ठीक है, एक सेकंड रुकिए करने के लिए प्लीज। राहुल जी अपनी बात रखिएगा। राहुल जी, कौन से नेहरू गांधी परिवार से कितने लोग जेल गए और कितने फांसी सर चढ़े? विषयांतर हो रहे हैं, प्लीज प्लीज मुझे म्यूट कराना पड़ेगा, मत बोलिए प्लीज। वीर सावरकर प्रदीप जी और बीबी शर्मा जी प्लीज दूसरे मेहमानों को बोलने दीजिए। एलन ऑक्टेव ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की है। एलन ऑक्टेव ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की है। मैंने क्या बोला है सर, हमारा विषय ये नहीं है, प्लीज। राहुल जी मुझे सुन पा रहे हैं? समय मांगा था, प्लीज अपनी बात रखिए। चलिए, राहुल जी शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। विजय जी एक बार फिर से आप ही की तरफ, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया आ जाए। 2-3 बातें आई हैं। ये एक बड़ा मुद्दा था, हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका जो है नामांकन रद्द हुआ, ऐसे 2-3 लोगों के साथ हुआ। एक आरोप अभी कांग्रेस ने लगाया क्योंकि इलेक्शन कमीशन करता ही भारतीय जनता पार्टी के अंडर में काम है। बेसिकली कौन सी टेक्निकल इश्यूज आए, मुझे ऐसा लगता है सर, हो सकता है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि जब कोई चीज खारिज होती है फिर दोबारा से उसको करिए, उसे प्रोसेस में लाइए। एक मॉरल डाउन होता है, कोई भी कैंडिडेट होगा, आप समझिए, और यहाँ तो सीएम के सामने वाला प्रत्याशी है, तो क्योंकि आप असम से ही हैं, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम आया कि कम से कम एक, ये तो मैं खैर सीएम के सामने वो उम्मीदवार है कांग्रेस की इसलिए मैंने जिक्र किया, ऐसे 3-4 लोगों के साथ हुआ, प्रॉब्लम क्या आई है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। बता दूं, अगर आपके सवाल के जवाब दूं तो मैं बता दूं, आज स्क्रूटनी की अंतिम तारीख थी और स्क्रूटनी में मैं कहूं तो कई ऐसे स्थानीय पार्टियां हैं, उनके भी कैंडिडेटों का नामांकन रद्द हुआ है और बरपेटा में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है। जैसे कहा हेमंत बिस्वा शर्मा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां से भी नामांकन रद्द हुआ। तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज बताए गए हैं, कुछ जो जरूरी कागजात थे वो जमा नहीं कराने की वजह से इनका नामांकन रद्द किया गया है। जहां तक अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इसकी पुष्टि नहीं किया, ये जानकारी नहीं बताते जो किस कारण से, लेकिन हमें जहां तक अंदरूनी खबर मिली है, ये कुछ जरूरी कागजात के वजह से रद्द हुआ है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है बरपेटा के, उनका भी नामांकन रद्द हुआ। तो एक तरह से कहूं तो कांग्रेस के इस खेमे में जो बरपेटा जिला है उसमें एक तरह से खलबली मची है और काफी लोग आश्चर्यचकित भी है। तो ये मसला आज अंतिम जो नामांकन का जो स्क्रूटनी का था वो आज पूरा हो चुका है और पूरे असम में कहूं तो 4 से 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी नामांकन को रद्द किया गया है। देखिए 126 सीटें तय, 26 सीटों में 89 सीटों पे मैं कहूँ बीजेपी ने पहले उम्मीदवार उतारा था, उसके बाद एक और उम्मीदवार, कुल उम्मीदवारों की बीजेपी क्यों कहूँ तो 90 उम्मीदवार उन्होंने चुनावी मैदान पे उतारा है सीधे बीजेपी की ओर से। तो उनके साथ में गठबंधन के बीपीएफ है और उसके बाद एजीपी है, एजीपी को दिया गया, असम गण परिषद को 26 सीटें दी गई है, बीपीएफ को 11 सीट दी गई है। तो इस तरह से ये समीकरण मिला है। लेकिन जो 2026 का जो असम विधानसभा चुनाव होने वाला है काफी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का जो मसला है वो अब चरम सीमा छूने लग गया है और जो चुनावी एजेंडा है, अब वो चुनावी एजेंडा लेके अलग, कांग्रेस की अलग चुनावी एजेंडा है, बीजेपी की जो पहले से करती आ रही है उसका अलग चुनावी एजेंडा है। तो उन्हीं एजेंडों को लेकर वो सीधे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहा है, वैसे वैसे जो पारा है असम का जो विधानसभा चुनाव का वो काफी स्तर पर बढ़ते जा रहा है। और मैं बता दूं एक बात और मैं इसमें कहना चाहूंगा, क्योंकि असम में हिंदी भाषी जो समाज के लोग हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ रहते हैं और इस बार कई हिंदी भाषी संगठनों ने कहा जो उन्होंने सीट की मांग की थी, 6 सीटें संरक्षित होनी चाहिए हिंदी भाषियों के लिए, तो जिसमें से 2 सीटों को बीजेपी ने दिया है। एक अशोक सिंघल को उन्होंने प्रार्थित्व प्रदान किया और एक मैं जो विजय गुप्ता जो सेंट्रल गुवाहाटी से उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है, जो काफी 35 साल पुराने कार्यकर्ता कहा था और उनके ऊपर कई बार सवाल भी उठने लगे थे जो आखिर ऐसे में
स्थानीय लोग को वहाँ पार्थित्व ठीक नाम है, देके विजय गुप्ता को देना है। तो इस तरह से एक तरह कहूँ तो जो सोशल माध्यम है उसमें तरह जो सवालों के एक तरह से सुनामी ला दी गई थी और उसके बाद ये दिलीप सैकिया ने निकल के सामने आकर इसका स्पष्टीकरण दिया। तो ये समीकरण देखिए अभी मिलता जा रहा है और जैसे मैंने कहा चुनाव जैसे जैसे रंग नजदीक आएगा वैसे वैसे चुनावी रंग जो है वो बदलता हुआ असम का अब दिखने को मिल सकता है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया इंदुकांत जी आपकी और दिनेश जी आपकी। पहले इंदुकांत जी आप भी। देखिए राकेश जी, आपके यहाँ चर्चा में साफ है कि बीजेपी, जैसा आपने स्वयं भी कहा, बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये जनता डिसाइड करेगी। लेकिन आज की डेट में पड़ला कहीं न कहीं सत्ताधारी पक्ष की तरफ झुका हुआ दिखता है, क्योंकि पुराने परिणाम भी बिल्कुल डबल का अंतर था, मैंने बताया 29 और 60 का। और जिन मुस्लिम मतदाताओं पर मुख्य रूप से कांग्रेस अपने को डिपेंड कर रही है, क्योंकि आपने देखा मियाँ की बात भी हेमंत बिश्व शर्मा ने गलती से नहीं किया, गोली मारने का काम भी उन्होंने गलती से नहीं किया। जो कांग्रेस कंसोलिडेट करती है फिलीपींस का बैग पहन करके संसद में ले जा करके, उसका उल्टा काम बीजेपी भी करती है, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करती है। तो और ये जाहिर सी बात है कि आसाम में जनसंख्या किसकी ज्यादा है और मुस्लिम वोटों में बंटवारा भी है। तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि लड़ाई बहुत आसान नहीं है कांग्रेस के लिए। हाँ, जितना आसान बीजेपी समझती, हेमंत बिश्व शर्मा समझते हैं, उनके लिए भी नहीं है, कठिन उनके लिए भी है। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस की डगर ज्यादा कठिन है। जी ठीक है, दिनेश जी बिल्कुल, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पड़ला तो सत्ताधारी पक्ष का ही हारी है और दिख भी रहा है। पर इसमें एक बात मैं बोलना चाहूंगा, देखिए छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण दूं और पूरे देश का उदाहरण दूं। मोदी जी ने पूरे देश में क्या लाया, हिंदुत्व की भावना को जगाया। इस कारण लगातार एक जो भावना जगी है, लोगों की अंदर आस्था भावना, इसको उन्होंने टच किया डायरेक्ट। यही चीज पिछले शासन में भूपेश बघेल जी, कांग्रेस शासन था, उन्होंने छत्तीसगढ़ियावाद लाया। छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक उन्होंने जो अपना किया, उसमें लगभग लोगों तक वो दिल जीत चुके थे। भले वो दूसरे बहुत सारे मुद्दों के कारण हारे हैं, परंतु कहीं ना कहीं पिछली बार भाजपा को बहुत सेंट्रल में उनकी सरकार होने के बावजूद यहाँ पे भूपेश बघेल को टक्कर देने में बहुत मशक्कत करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोकल फैक्टर को, लोकल लोगों को जीतने की कोशिश किए थे। यही चीज यदि असम में भी जो भी नेता लोगों को लोकल फैक्टर को देखेंगे, और वहां सबसे बड़ी बात यह है कि वहां जो बांग्लादेश से जो जुड़े हुए लोग आते हैं, बाहर से बाहरी लोग जो आते हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। यदि उसको जो रोक पाएगा, जो हमारी जमीन में कब्जा दूसरे लोगों का करना बंद कर पाएगा, उसको जनता दिल से देगी, दिल से वोट देगी। और आने वाले समय में जो भी नेता वहां की लोकल जनता के लिए काम करेगा और यह किया हुआ होगा, उसी की जीत होगी। जी, मैं बिल्कुल, क्योंकि समय की सीमा है। एक बात और भी है, एनआरसी तो ठीक है, घुसपैठ भी ठीक है और सारे समीकरण भी ठीक है, असमिया बनाम बाहरी ये भी एक मुद्दा होगा, क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर है असमिया का, वो कहते हैं ना कि एक बाहर से आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। असम को उठा के देखिए, तो यहाँ से जो कैंडिडेट हैं जो असमिया पर बहुत फोकस करेंगे, वो वाकई कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रेशर बनेगा दूसरे लोगों पर। बाकी तो जनता जनार्दन के हाथ में है ही। फिलहाल समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, असम का टशन है और जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनकी टेंशन है। क्यों? क्योंकि एंड मोमेंट पे बड़े बड़े दिग्गज इधर से उधर दल बदल रहे हैं, किसी का नामांकन रद्द हो रहा है। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरफ जाएंगे। कुछ लोगों का गठबंधन है, कुछ लोगों की क्लियरिटी नहीं है। कांटे की टक्कर है। इस चर्चे से ये निकल कर आया है कि जो मुकाबला है ये वाकई में कहीं गौरव गोगोई वर्सेस सामने हेमंत बिस्वा शर्मा है। इसके अलावा कोई नहीं, लेकिन क्षेत्रीय दलों का प्रभाव होगा, क्योंकि जिनका गठबंधन नहीं भी है वो आगे जाके क्या किसी एक पार्टी को समर्थन कर देंगे, ये तो नंबर ऑफ सीट्स पे तय होगा और जनता जनार्दन का जो निर्णय होगा उसके बाद ही सब कुछ सामने आएगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।